जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन के बारे में A to Z डिटेल में जानकारी, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस एग्जाम की आपको किस तरह से करनी है तैयारी। तो इस वीडियो के शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल से पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं सभी बच्चों को इसकी वेबसाइट और फॉर्म कहाँ से भरना है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ, joinindiancoastguard.cdsc.in पे जाना है। इसके एक वेबसाइट एक और है joincoastguard.indiancoastguard.gov.in, उस पे नहीं जाना है, आपको cdsc.in पे जाना है। जैसे आप cdsc.in पे जाओगे, इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा और इस पेज में आपको जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज। जैसे ही बच्चों आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज में जाओगे तो ये इस तरह जो है आप सभी के सामने खुलेगा। इसमें जिन बच्चों का ऑलरेडी पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया था उस समय वो डालना है, नहीं तो आप यहाँ जाके क्रिएट अकाउंट भी जा सकते हो। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे जाओगे इसके, तो आपके सामने ये इस तरह का साइन अप पेज खुलेगा। तो इस साइन अप पेज में आप अपनी सारी डिटेल भरोगे, जैसे नेम हो गया, फादर नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी ओबियसली इंडियन होगी आपकी, मेल, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है ये जो नोटिफिकेशन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ईमेल आईडी और आपकी ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है, फ़ोन नंबर, और ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप सही डालें, इसमें गलती ना करें, क्योंकि इसमें एक OTP आएगा और दोनों OTP आप यहाँ सबमिट करोगे तभी जाके आपका अकाउंट क्रिएट होगा। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करके और लॉगिन करोगे तो इस तरह का आपके पास पेज खुल जाएगा। इस पेज के आप लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन से फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सावधानी आपको बरतनी है, वो सारी यहाँ दी गई होगी। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट सिलेक्शन या क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो डालनी है, फोटो सिग्नेचर यहाँ जाके अपलोड करने हैं, सिटी जो है आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा कि सिटी सिलेक्शन, यानी इसमें जो आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें क्या क्या होगा वो डिटेल में हम नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ की जो सेंटर जो जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है वो कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारा आएगा। फिर आप एप्लीकेशन का जो भरने के बाद प्रीव्यू देख सकते हैं एक बार और उसको रीड कर सकते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है। फिर यहाँ जाके आप अपना पेमेंट करेंगे और लास्ट में एप्लीकेशन का स्टेटस, एंड देन आपको अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट फॉर्म लेके रखना है। तो यहाँ से आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब हम आते हैं हमारे नोटिफिकेशन पे कि नोटिफिकेशन को डिटेल से देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जैसा आप देख रहे हो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एज ए नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, इन 3 ब्रांचों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बहुत टाइम से पेंडिंग था। ये बहुत खुशखबरी है कि ये बहुत टाइम पेंडिंग के बाद ये नोटिफिकेशन आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे वो अब अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू कर दें। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 5 जैन, यानी 5 जैन 2021 से स्टार्ट हो चुका है और 19 जनवरी 2021 शाम को 6 बजे 1800 आवर्स पे ये क्लोज हो जाएगी। तो ध्यान रहे इस टाइम और डेट से पहले आप जाके अपनी एप्लीकेशन को भर दें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस एग्ज़ाम को जो फॉर्म है वो कौन कौन बच्चे इसमें भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपने डिस्कस किया कि ये जो पोस्ट है वो GD जो जनरल ड्यूटी है, हमारी जो DB डोमेस्टिक ब्रांच है और यांत्रिक है, इन सभी के लिए निकली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें GD के लिए जो जनरल ड्यूटी है, उसमें 10+2 पास विद मैथ्स फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको कोप्से भी कहते हैं। यानी जो GD वाले बच्चे हैं उनके 12th में मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए, यानी A ग्रुप के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। A ग्रुप के बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। सबसे खुशी की बात इसमें यह है कि इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, यानी आप सिर्फ पास होने चाहिए, उसमें कोई भी 60%, 50% का ऐसा कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं सेकंड नाविक
जो डोमेस्टिक ब्रांच है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10 पास होना चाहिए, वही जो रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन कोप्से के अंडर आए उसी के द्वारा होना चाहिए आपका, यानी 10 पास बच्चे। तो ये सबसे खुशी की बात है कि जो बच्चे 12th पास नहीं हो पाए हैं, किसी वजह से किसी केटी लग गई है, तो 10 पास विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो कोस्ट गार्ड में नौकरी पा सकते हैं। और 10 पास होने चाहिए, यहाँ पे कोई 45% ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी गई है। थर्ड वन है यांत्रिक। तो यांत्रिक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10 पास होना चाहिए और साथ ही साथ उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इसमें किसी में भी एक स्ट्रीम में डिप्लोमा होना चाहिए। शर्त यही कि जो आपने जहाँ से भी डिप्लोमा किया है वो इंस्टीट्यूट आपका इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव होना चाहिए। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये अलग अलग ट्रेड के वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। अब अगर हम उम्र की एज की बात करते हैं तो उम्र में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। इसमें क्लियरली ट्रेड वाइज डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ दिया गया है। अगर हम जीडी की बात करते हैं तो जीडी में 1 अगस्त 1999 1999 से 31 जुलाई 2003 यानी 31 जुलाई 2003 यानी इन दो डेट के बीच कोई भी डेट होनी चाहिए। 1 अगस्त से पहले का भी नहीं चलेगा और 31 जुलाई 2003 के एक दिन बाद भी नहीं चलने वाला है। अगर हम बात करते हैं नाविक जीडी डीबी की यानी डोमेस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो उनके लिए जो डेट है वो 1 अक्टूबर 1999 यानी 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 यानी 30 सितंबर 2003 के बीच होनी चाहिए। इसमें सबसे बेनिफिट है कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है कि जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का और एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 5 साल और अगर हो, जैसे मान लो 22 साल है तो 5 2 27 साल तक के बच्चे जा सकते हैं। और जो ओबीसी इसमें स्पेशल है, 2 लेयर होती हैं, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर। जो बच्चे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन बच्चों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो 3 साल के रिलैक्सेशन का मीनिंग ये हो गया कि 22 साल में आप 3 साल ऐड यानी 25 साल तक आप जा सकते हो जो बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है अलग अलग ट्रेड वाइज, जैसे जनरल ड्यूटी की टोटल 260 है, ये कैटेगरी वाइज दी गई है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 83, एसटी में 7, एससी में 23, उसी प्रकार नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की भी वैकेंसियाँ दी गई है। इस तरह से सभी अलग अलग ब्रांच हैं जो यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वैकेंसीज दी गई हैं। कई बच्चे वैकेंसीज को कम देख के वो नर्वस हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ बच्चों की आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको एक वैकेंसी की जरूरत है। आप अपना जी जान लगा के मेहनत कीजिए एक सही दिशा में, तो आपको वो सीट अवश्य मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में हमें 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। टोटल जो है 5 स्टेज है, जैसे आपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी सबसे पहली बात है कि जो मेरिट बनेगी ऑल इंडिया लेवल की बनेगी। देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 2 3 4, जो नीचे भी स्टेज दी गई है वो सारी की सारी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन की हुई है, तो हम इनको एक एक करके जान लेते हैं। तो जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है उनके लिए सिर्फ सेक्शन 1 एलिजिबल होगा, और नाविक जो जीडी के लिए है उनके लिए सेक्शन 1 2 दोनों को एग्जाम देना है। इसी तरह से यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 1st and 3rd, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1st and 4th, मैकेनिकल वालों के लिए 1st and 5th। तो इनको हम नीचे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेक्शन वाइज क्या क्या सिलेबस आने वाला है। ये पासिंग मार्क्स दिया हुआ है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूआर में आते हैं वो मिनिमम 30 मार्क्स होने चाहिए, और SC ST के लिए 27 है। इस तरह से सभी जो ट्रेड वाइज है कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम इतना होना ही चाहिए। इससे कोई नीचे होगा तो वो बच्चा फेल कैटेगरी में आ जाएगा, और इससे ऊपर है वो पास कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद मेरिट में आएगा उसी बच्चे को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कि सेक्शन वाइज हमारे सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में हमारे मैक्सिमम 60 क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। तो और हर क्वेश्चन जो 1 नंबर का होगा, इस तरह से 60 मार्क्स का पेपर होगा। अब इस 60 मार्क्स में जो गणित विषय है, मैथ्स है, उसके 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे,
रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। और सब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जितना भी मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग जो है उसका लेवल जो हमारा है वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही आएगा, यानी 10वीं तक का ही लेवल आएगा। तो आपने ऊपर देखा होगा जैसे सेक्शन 1, तो जो डीबी वाले बच्चे हैं, जो डोमेस्टिक ब्रांच वाले बच्चे हैं, उनको 10वीं तक का ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में कौन से बच्चे कंपलसरी हो गए? जो नाविक जीडी, जो जनरल ड्यूटी में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए सेक्शन 2 भी उनको सेक्शन 1 देना है, फिर उसके बाद सेक्शन 2 भी देना है। सेक्शन 2 में जो उनका पेपर होगा वो पूरे 50 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 30 मिनट दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, मैथ्स और फिजिक्स, गणित और भौतिक विज्ञान। इसमें जो भी मैथ और फिजिक्स आएगी वो क्लास 12th स्टैंडर्ड की आपकी आने वाली है। इसी तरह सेक्शन 3 जो है वो फिर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाएगा कि सेक्शन 3 में मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट्स मिलेगी, 50 नंबर का आएगा। उसमें जो बच्चा जिस स्ट्रीम का है, जैसे इलेक्ट्रिकल का है तो उसको इलेक्ट्रिकल के सवाल पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का है उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल पूछे जाएंगे, और मैकेनिकल का है उसको मैकेनिकल के सवाल पूछे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो सेक्शन 1 है वो कोई भी ट्रेड हो उसको सेक्शन 1 तो देना ही देना है, और जो डीबी ब्रांच वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ सेक्शन 1 देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि किस तरह की सिलेबस और कौन कौन सा सिलेबस बुक्स हमें और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब आगे चलें, हम स्टेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 2 में बेसिकली आपका जो पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ये बेसिकली आपका होने वाला है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 20 स्क्वाट्स होंगे जिसको हम उठक बैठक भी कहते हैं, और 10 पुशअप्स आपसे करवाए जाएंगे। जो बच्चे ये कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें फिट होंगे, उनका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ध्यान रहे, जो डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट वैसे के वैसे वहाँ होने चाहिए, वो आपके क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे। जो बच्चा अगर डॉक्यूमेंट उस तरह के नहीं पाए गए, उनमें कोई भी अगर फेर बदल पाएगी तो उनको फेल कर दिया जाएगा। बाकी जो स्टेज है जितनी पास और फेल पे टिकी हुई है, हर स्टेज पे आपको पास फेल कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। इसमें देखो क्या है कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज दैट कि कोई बच्चा है, इफ ए नाविक जीडी कैंडिडेट स्कोर्स 110 मार्क्स, यानी सेक्शन 1 में 60 हो गए और सेक्शन 2 में 50, देयर बाय स्कोरिंग 100% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। अगर वो मान लो 110 में से 110 ले आता है और अगर उनके 12th क्लास में 70% और लेस देन 70% है, तो उस कंडीशन में वो ये कहेंगे कि हमने 12th स्टैंडर्ड का आपसे क्वेश्चन पूछा और उसमें आपने 100 आउट ऑफ 100 ले लिया, जबकि आपके 12th में तो 100 है ही नहीं। तो उस बेस पे आपको ये दोबारा से आपका एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे जो सिर्फ क्वालिफाई होगा। वो टेस्ट आपका जो स्टेज 1 में हुआ था, सेम स्टेज 1 का जो टेस्ट है वो वापस आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आपका इनिशियल मेडिकल्स होंगे। मेडिकल जो जनरल एक मेडिकल्स होता है, मेडिकल में इतना कोई सीरियस है नहीं। जो जनरल आप अगर फिजिकली मेडिकली जनरल फिट हो तो आप उस स्टेज को क्लियर कर लोगे। अब अगेन स्टेज 3 पे अगर हम आते हैं, जो आप स्टेज 1 स्टेज 2 जैसे क्लियर कर लेते हो, स्टेज 3 में आप दोबारा से आओगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट जितने भी वो देखे जाएंगे। फिर एक फाइनल मेडिकल होगा जो INS चिल्का में होने वाला है। इस मेडिकल में भी अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि इसमें टेम्पररी और परमानेंट अनफिट होता है, 2 तरह की अनफिट कैटेगरी है, एक टेम्पररी है एक और परमानेंट है। तो जैसे आप अनफिट होते हो तो आपको अपील का भी मौका दिया जाता है, तो वहाँ पे सारी डिटेल आपको वो दे देंगे कि अपील आप कितने दिन में कर सकते हो, कहाँ आपको करनी है, नियर बाय मिलिट्री हॉस्पिटल कहाँ है, तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर आपके नेक्स्ट स्टेज में आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवाएंगे और उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद स्टेज 4 आती है। स्टेज 4 में आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन होने वाला है
जो भी आपका जो बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आपने, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं से भी आपने जो भी 10th 12th और डिप्लोमा किया है, वहाँ से आपके सारी चीज़ें वेरीफाई होगी। और अगर आप अगर ऐसा होता है कि वहाँ से आपका जो भी आपने 10th 12th किया है वो नहीं है, एलिजिबल नहीं हो आप वहाँ पे उसके लिए, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब नीचे जो आपको 6 पॉइंट दिया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर्म, अप्लाई कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया था कि आपको www.joinindiancoastguard.cdac.in पे जाना है। ध्यान रहे कि ये 19 जनवरी से पहले 19 जनवरी शाम को 6 बजे ये बंद हो जाएगा फॉर्म। उससे पहले जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। तो फॉर्म अप्लाई की प्रोसीजर मैंने आपको सभी बता ही दिया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर सब अपलोड करने हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके स्टेज 1 में अपलोड होंगे, कुछ जो होंगे बाद में स्टेज 2 में होंगे। तो जैसे आप वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ें बता दी जाएगी। इसमें देखो, जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। बाकी सभी के लिए 250 रुपये 250 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फी एंड हु आर एंटाइटल्ड फॉर वेवर एग्जामिनेशन फी। यानी आप जैसे ही फीस पे करोगे तब भी जाके आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है। यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, हमारा फाइनल फॉर्म भरा गया, नहीं। जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए फीस नहीं है, तो उनको वो डायरेक्टली सबमिशन में आ जाएगा। और बाकी जो कैटेगरी जितने बच्चे हैं तो उनको पेमेंट करना ही है, नहीं तो आपका फॉर्म ऑटो में रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप आगे के अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, अब बात आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एग्जाम हमारी जो होने वाली है उसके बारे में। तो एग्जाम इन्होंने नाविक GD, DB और यांत्रिक सबका जो स्टेज 1 एग्जाम है ये उन्होंने 2 टेंटेटिवली दिए हैं कि या तो मिड मार्च में, यानी आपकी 12-13 मार्च या 18 मार्च के आसपास हो सकता है, और या फिर एंड मार्च में, यानी आपका 25 और 30 मार्च के बीच किसी भी दिन हो सकता है। तो अगर हम नेट माने तो हमारे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है। इसमें हम अच्छे से अपना स्टेज 1 प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेज जो 2 है वो एंड अप्रैल या अर्ली मई में होने के चांसेज, यानी अप्रैल लास्ट में या मई के शुरू के वीक में होने के चांसेज हैं। और स्टेज 3rd एंड 4th जो है अर्ली अगस्त में। ये ट्रेड वाइज इन्होंने दिया हुआ है कि जो स्टेज 3rd एंड 4th है वो नाविक GD के लिए अर्ली अगस्त में होने के चांस हैं, और नाविक जो DB डोमेस्टिक ब्रांच है वो अर्लियर अक्टूबर में होने के चांस है, और यांत्रिक जो है वो अर्ली अगस्त में होने के चांस हैं। तो ये था आपका सिलेबस और एग्जाम शेड्यूल, ये सारा इसमें आपने देख लिया। उसके बाद जो रिजल्ट है, डिक्लेरेशन है, तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जैसे आपका एग्जाम होगा उसका टेंटेटिवली विद इन 20 डेज, यानी जैसे आज एग्जाम होते हो तो 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी लिस्ट दी हुई है, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि अभी कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड्स, यानी आपने जो भी फॉर्म भरा है तो वहाँ से आपको जो एडमिट कार्ड जनरेट होगा उसके बाद उसकी जेरोक्स कॉपी आपको प्रिंट आउट, ध्यान रहे कलर जो प्रिंट आउट है वो लेके जाना है। और फिर है फोटो ID कार्ड्स एज मेंशन्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो जो एप्लीकेशन में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है वो ID लेके जानी है। SC ST का कोई सर्टिफिकेट है, OBC का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसका ओरिजिनल कॉपी, और 2 फोटो कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड है वो लेके जानी है। साथ ही साथ आपका ओरिजिनल ट्रेन या बस टिकट, या फिर कैंसिल अगर आपने किया है तो वो उसका लेके जाना है। NEFT किया है तो उसका पेमेंट का वो प्रिंट आउट लेके जाना है, अगर आप ट्रेवल अलाउंस वहाँ क्लेम करते हो तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेज 2 में कलर्ड, अगर ये स्टेज 1 एग्जाम के लिए, जब आप स्टेज 1 एग्जाम के लिए आप जाओगे, स्टेज 2 एग्जाम के लिए जो बच्चा जाएगा जिसने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है, जो स्टेज 2 के लिए जो जाएगा वो कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड्स ऑफ स्टेज 1 एंड 2, यानी जो बच्चा स्टेज 1 क्लियर कर लेगा उसके लिए स्टेज 2 के जो एडमिट कार्ड अलग से मिलेगा आपको अपनी ID पे, उसका भी कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। फोटो ID जिस तरह से ऊपर मेंशन था वैसे ही आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने मेंशन किया है वो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म,
कैंडिडेट्स लॉगिन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2, यानी आपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके एप्लीकेशन में डाला है और स्टेज 1 पास होने के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं स्टेज 2 के लिए, उन बच्चों को जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने वहाँ स्कैन करके डाले वो सब लेके जाना है। 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाओगे उनका आपका फोटोकॉपी लेना है। कम से कम 3, मैं कहूँगा 3 से 5 आप लेके जाइए और सेल्फ अटेस्टेड एंड खुद का सिग्नेचर उस पर करके लेके जाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 20 नोज पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, यानी जो आपने एप्लीकेशन में स्कैन करके फोटो डाला है उसी फोटो के कम से कम 20 आपको फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। ये नीचे दिया हुआ है कि एनओसी अगर आपको लेनी है तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है एनओसी का, वो उनके लिए है जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहे हैं और वहाँ से वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से एनओसी का कॉपी लेके आना है। अब आता है स्टेज 3 के लिए। स्टेज 3 में वही है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टेज 1, 2, 3 और इसका हर स्टेज पे आपको ई एडमिट कार्ड जो जनरेट होकर मिलेगा उसका आपको कलर प्रिंट आउट जरूर लेके जाना है। बाकी वही डॉक्यूमेंट है जो आपको ऊपर दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट स्टेज 3 के लिए अलग से एडिशनल है, वो बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड अटेस्टेड, यानी हर डॉक्यूमेंट के आपको मैं कहूँगा 5 कॉपी आप ड्यूली खुद की सेल्फ अटेस्टेड लेके जाएं। 30 नोज पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, यहाँ पे अगर देखो 30 नोज यहाँ पे हो गए और 20 वहाँ पे हो गए, तो मैं तो कहूँगा कि आप 80 के आसपास फोटोज जो है कलर प्रिंट आउट आप इसमें निकाल के रखें, तो फाइनल सिलेक्शन तक आपके इतने कंज्यूम हो ही जाने हैं। आगे लिखा है कलर फोटोग्राफ्स ऑफ स्पेसिफिकेशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर विथ ब्लू बैकग्राउंड, और ये 10 नोज आपको अलग से लेने हैं। यानी आपके पीछे जब फोटो खिंचवाते हो तो पीछे जो ब्लू पर्दा होना चाहिए और इसकी साइज जो आप फोटोग्राफर जो होता है उसको बता दीजिए कि भाई 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल एंड 2 जेरोक्स कॉपीज, यानी आपके जो गार्जियन पेरेंट्स हैं उनके विलिंग सर्टिफिकेट एक होगा कि भाई हम लोग भर्ती में भेजने के लिए हम इसके स्वयं जिम्मेदार हैं, इस तरह का एक सर्टिफिकेट है जो आपके नोटिफिकेशन अटैच है नीचे दिया हुआ है, तो उसको आप उसमें साइन करा के वो साथ लेके जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जाएगा, एक ओरिजिनल कॉपी और 2 जेरोक्स कॉपी लेके जाना है। फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स, यानी आपकी उसमें फैमिली की पूरी डिटेल्स होगी, वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है और विलिंगनेस सर्टिफिकेट। तो ये कुल मिला के एनओसी की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो बच्चा कोई भी है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसके लिए एनओसी लागू होगा। और फोटो आईडी जो आप मेंशन किया गया एप्लीकेशन में, यानी जो एप्लीकेशन में आपने मेंशन किया है वो आईडी आपकी होनी चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड मेंशन किया है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, आईडी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है और इन सब के कम से कम 5-5 आप जेरोक्स कॉपी लेके जाएं। जैसे पैन कार्ड का इन्होंने 7 जेरोक्स मांगा है, तो ये देखें कि आप जेरोक्स सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके जाना है। फिर है ये नीचे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात आती है कि मिनिमम आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो आपकी चेस्ट है उसका लोअर कोई दिया नहीं है, लेकिन आपकी जो फुलावट है कम से कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका हाइट के हिसाब से ±10% कम ज़्यादा होगा वो चलेगा। इसमें टैटू के लिए स्पेशली टैटू, बॉडी टैटू अलाउ नहीं है। कुछ स्पेशल कंडीशन में जैसे आपके हाथ के आर्म्स के नीचे अगर छोटा कोई टैटू है तो वो कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज वो अलाउ नहीं है। ये आपका जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो सारा इसमें दिया गया है। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो आप सभी को इसमें फॉलो करने हैं। तो इस तरह से हमने नोटिफिकेशन में बहुत मेन चीज़ें जो थी हमारे काम की वो सब हमने जानी। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो हमने अच्छे से जान लिया कि इसका स्टेज जो 5 है कौन कौन सी स्टेज होने वाली है और किस स्टेज में क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कि आप टाइम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें, और साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप अपने जो स्टेज 1 हैं, स्पेशली स्टेज 1 की अगर मैं बात करता हूँ, और स्टेज 2 जो जीडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्टेज 2 होने वाला है, तो आप अपने स्टेज 1 और स्टेज 2 की अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसे आपने देखा कि मार्च में एंड तक या मिड मार्च तक अगर एग्जाम होता है तो हमारे पास 2 से ढाई महीने का
टाइम है और इस 2 से 2.5 महीने में अगर आज से हम अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करते हैं, एक सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करते हैं तो 101% हम सफलता अवश्य पाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ऐसी वैकेंसियाँ हैं, बहुत कम बार आती है, तो इस वैकेंसी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मैं श्री राम एकेडमी की बात करता हूं तो हम लोगों ने इस 2.5 महीने का एक कोर्स प्लान किया है कि इस 2.5 महीने के अंदर अंदर हम कंप्लीट सिलेबस जो आपका यहाँ पे दिया गया है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, फिजिक्स, इसको 2.5 महीने के अंदर अंदर हम कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ रिवीजन, और ये जो आपका फाइनल पेपर होने वाला है इसके कम से कम 20 से 25 आपके पूरे पेपर सेट करवाएंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो बच्चा जाना चाहता है, मैं मानता हूं कि जो बच्चे 12th में फेल हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो 10वीं पास है वो इस मौके को ना गंवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन पे आप फ़ोन करके डिटेल ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी की गारंटी बैच के लिए श्रीराम एकेडमी का स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 11 नवंबर को। जुड़े श्रीराम एकेडमी से और देश की सेवा के साथ बनाए अपना करियर। कॉन्टैक्ट 7698813222 7490042988।